एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी, रहने वाली पौड़ी गढ़वाल की, उम्र महज 19 साल। एक लड़की जो अपने और अपने परिवार के लिए सुनहरे सपने संजो रही थी। एक लड़की जो अपना और अपने परिवार दोनों का भविष्य सुनहरा बनाना चाहती थी। एक लड़की जो घर पर आए हुए आर्थिक संकट में अपने माता पिता की मदद के लिए पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी काम कर रही थी। एक लड़की जिसने अपने 12th में अपने स्कूल से अपने सब्जेक्ट में टॉप किया था। उस लड़की के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसकी जान चली गई? उस लड़की का आखिर कौन ऐसा दुश्मन था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था? ये कहानी है अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी रहने वाली तो पौड़ी गढ़वाल की थी, लेकिन ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट में काम किया करती थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। ये काम वो इसलिए किया करती थी क्योंकि उसके घर पर आर्थिक संकट थी। उसके पिता भी छोटा मोटा काम कर रहे थे, माँ आंगनबाड़ी में काम कर रही थी, भाई छोटा था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तो घर में माता पिता की मदद के लिए अंकिता ने भी काम करना शुरू कर दिया। और ऐसे में अंकिता अपनी पढ़ाई को भी आगे कंटिन्यू करना चाहती थी, इसलिए वो चाहती थी कि माता पिता पर कोई बोझ ना पड़े, तो वो उसने भी कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया था। अंकिता बिजनेस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी। उसके स्कूल वालों ने भी ये बताया था कि अंकिता बिजनेस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो आगे बिजनेस करे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि घर से कुछ पैसा मिल पाता उसे बिजनेस करने के लिए, तो उसने अपना पैसा खुद ही कमाना शुरू कर दिया था और घर में भी मदद कर रही थी, साथ ही अपने भाई के पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी और अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही थी। इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर वाले भी बहुत खुश थे कि लड़की पढ़ भी रही है, कमा भी रही है, हमारी मदद भी कर रही है और हमारे भविष्य के बारे में इतना सोच रही है। लेकिन एक दिन अचानक से 18 सितंबर 2022 अंकिता अचानक से गायब हो जाती है। अंकिता का कुछ पता नहीं चलता। घर वाले फ़ोन करते हैं, अंकिता का फ़ोन बंद आ रहा होता है। घर वाले दोस्तों को फ़ोन करते हैं, दोस्त भी अंकिता के बारे में कुछ बता नहीं पाते। फिर घर वाले उस जगह पे फ़ोन करते हैं, यानी कि उस रिजॉर्ट में फ़ोन करते हैं जहाँ अंकिता काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। वहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पाता अंकिता का। वहाँ भी यही कहा जाता है कि अंकिता तो आज आई ही नहीं, अंकिता तो यहाँ आज काम पे आई ही नहीं, हमें नहीं पता कि अंकिता कहाँ गई। इसी तरह से पता लगाते लगाते पिता ऋषिकेश पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो पता लगाते हैं जहाँ अंकिता रहती है, वहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं, आस पड़ोस में पता करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंकिता का कोई पता नहीं चल पाता। जिसके बाद पिता थाने पहुँच जाते हैं रिपोर्ट लिखाने। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जो गरीब होता है उसको और ज़्यादा लाचार बनाया जाता है। कोई गरीब अगर थाने पहुंच जाए तो उसे और ज़्यादा इधर से इधर दौड़ाया जाता है। ऐसा ही कुछ अंकिता के पिताजी के भी साथ हुआ। अंकिता के पिताजी को कहा गया कि इस थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ये मामला उस थाने के अंतर्गत आता है, तो आप उस थाने में चले जाइए। जब अंकिता के पिताजी दूसरे थाने में पहुँचे तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, ये मामला तो फलाने थाने के अंदर में आता है, आप वहाँ चले जाइए। जब तीसरे पुलिस स्टेशन में अंकिता के पिताजी पहुँचते हैं तो वहाँ भी यही कहा जाता है कि इन तमाम जगहों पर आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आप लक्ष्मण झूला थाने के अंतर्गत जाइए और वहाँ ही आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। जिसके बाद आखिरकार लक्ष्मण झूला थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। पिताजी लगातार 12 घंटे तक घूमते रहते हैं, तब जाकर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। जिसके बाद अंकिता को ढूंढने में पुलिस लग जाती है। अंकिता भंडारी को पुलिस तलाशती है, लेकिन 6 दिन के बाद अंकिता मिल भी जाती है। अंकिता जब मिलती है तो अंकिता की बॉडी पुलिस को मिलती है। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये थी कि अंकिता जिंदा नहीं थी, वो मृत अवस्था में पुलिस को मिलती है। जिसके बाद पुलिस इस मौत की जांच में जुट जाती है। पुलिस पहले तो अंकिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। बॉडी पर कोई भी खरोच निशान कुछ भी नहीं होता। अंकिता के साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ होता है, उसके साथ कोई बलात्कार जैसी चीज़ नहीं हुई होती है। जिसके बाद पुलिस को ये भी शक होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। पुलिस इस गुत्थी में उलझ जाती है कि क्या अंकिता ने खुद ही नदी में छलांग लगाकर जान दी थी या फिर अंकिता को किसी ने नदी में धक्का देने का काम किया है। दरअसल अंकिता की बॉडी जो थी वो नदी के पास में मिली थी और नदी में फूल चुकी थी अंकिता की बॉडी, जिस हालत में पुलिस को मिली थी। इसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में लग जाती है। छानबीन के दौरान ही पुलिस जब पहुंचती है उस रिजॉर्ट में जहां अंकिता काम किया करती थी, तो वहां के कर्मचारियों से भी पूछती है कि अंकिता के बारे में कुछ बताएं, अंकिता किस तरह की लड़की थी, क्या विचार थे उसके, किस तरह का उसका स्वभाव था, किसके साथ उसका उठना बैठना था, कौन लोग उसके ज़्यादा नज़दीक थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछते पूछते पुलिस अचानक से कर्मचारियों से पूछती है कि अंत में आपने अंकिता को कहाँ और किसके साथ देखा था। जिसके बाद पुलिस को बताया जाता है
वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा ही कि ये यहीं के मालिक पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित और साथ साथ भास्कर के साथ नजर आई थी अंतिम बार। चारों निकलकर गाड़ी से कहीं गए थे, लेकिन लौटते समय सिर्फ पुलकित, अंकित और भास्कर ही नजर आए, उनके साथ अंकिता नहीं थी। जिसके बाद स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस का जो शक था इन तीनों पर ही गया, और ये शक और ज़्यादा तब गहरा गया जब अंकिता का चैट डिटेल पुलिस के हाथ लगा। अंकिता के चैट डिटेल में ये निकलकर सामने आया कि अंकिता ने अपने एक दोस्त को ये बताया था कि मुझे सेक्स रैकेट में फंसाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे सेक्स रैकेट में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिस रिजॉर्ट में मैं काम करती हूँ उसका मालिक और उसका मैनेजर है पुलकित आर्य और भास्कर। और इसी के साथ पुलकित आर्य और उसके दोनों साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि पुलिस को इन पर पहले से तो शक था ही। इनके ही रिजॉर्ट के अधिकारियों ने इन पर शक पुलिस का बनाया था, और बाद में जो चैट्स पुलिस को हाथ लगे, पुलिस ने तनिक भी देरी ना करते हुए इन तीनों को धर दबोचा। इसके बाद जैसे ही पुलकित आर्य की गिरफ्तारी हुई, वैसे ही पॉलिटिकल विवाद शुरू हो गया, क्योंकि पुलकित आर्य भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था। विनोद आर्य के पार्टी में होने के कारण दूसरी पार्टी यानी कि विपक्षी पार्टी इस पार्टी पर, भाजपा पर हमलावर हो गई, जिसके कारण भाजपा ने पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और उसके बड़े भाई को पार्टी से निकाल दिया। एक तरफ जहां पुलकित आर्य को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो पुलिस स्टेशन में पुलकित आर्य और उसके साथियों ने रामकथा सुनानी शुरू कर दी। जैसा कि हर मुजरिम करता है, वो कभी भी अपना गुनाह एक बार में कहाँ कबूल करता है, वो पहले कहानी सुनाने का काम करता है। ऐसा ही कुछ पुलकित आर्य और उसके दोनों साथी भी कर रहे थे, लंबी लंबी रामकथा सुना रहे थे। इस रामकथा से पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा, और पुलिस ने फिर इन्हें धमकाना शुरू किया कि हम अपने तरीके से पूछेंगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी भारी पड़ जाएगा। जिसके बाद पुलकित आर्य और उसके दोनों साथी ने मुंह खोलना शुरू किया और बताया कि किस तरह से अंकिता को ये सेक्स रैकेट में फंसाना चाह रहे थे। दरअसल इनके रिजॉर्ट में पहले से ही शारीरिक व्यापार का काम चल रहा था। ये लोग कई बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों को लड़की सप्लाई करने का काम करते थे अपने होटल में, और इस तरह से ये अच्छा खासा पैसा बना रहे थे। इस बारे में जानकारी अंकिता भंडारी को हो गई। जब अंकिता भंडारी को उस बारे में जानकारी हुई तो इन तीनों को पता चला कि अंकिता की भी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। अंकिता को इन तीनों ने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, तुम भी इस सेक्स रैकेट का हिस्सा बन जाओ, जिससे अंकिता ने साफ तौर पर मना कर दिया। अंकिता ने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि और भी लोगों को इससे जुड़ी हुई जानकारी साझा कर दी कि किस तरह से इस रिजॉर्ट का मालिक और मैनेजर मिलकर सेक्स का रैकेट चला रहा है। भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनके साथ जबरन शारीरिक अभद्रता कर रहा है, उनको जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। जिसके बाद इन दोनों के कानों में, यानी कि रिजॉर्ट के मैनेजर और रिजॉर्ट के मालिक के कानों में ये खबर धीरे धीरे पहुंचने लगी। फिर क्या था, इन तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जितना जल्दी हो अंकिता को अपने रास्ते से हटाना है, नहीं तो हमारा सारा प्लान सबके सामने आ जाएगा और हमारे इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएगी, साथ ही हमारा रिजॉर्ट भी बंद हो जाएगा और सब कुछ धड़ा का धड़ा रह जाएगा। जिसके बाद अंकिता को ये 18 सितंबर की शाम अपने साथ बहला फुसला कर ले गए कि हमें कुछ काम है और तुम्हारा भी इस काम में रहना बहुत ज़रूरी है। तीनों अपने साथ अंकिता को लेकर तो गए, लेकिन अंकिता को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। नदी में फेंकने से पहले इन तीनों ने शराब भी पी थी और बाद में अंकिता को वहां से धक्का देकर गिरा दिया। तीनों लौट कर आए और साथ में अंकिता नहीं थी। यहीं पर ये तीनों फंस गए। तीनों ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन अभी भी इनका नार्को टेस्ट चल रहा है। अभी तक कोर्ट ने इनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की है, अभी तक इनको कोई भी सज़ा नहीं सुनाई गई है। फिलहाल ये जेल में बंद है और इस पर भी लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा नेता का बेटा होने के कारण इतनी ज़्यादा छूट दी जा रही है। प्रोसेस जो है काफ़ी धीरे धीरे चल रहा है और लड़की को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिल रहा है। जिस दिन इन तीनों को सज़ा मिल जाएगी उस दिन अंकिता को न्याय मिल जाएगा। अंकिता को न्याय तो मिल जाएगा, लेकिन उन माँ की ममता भरी आंख जो आज भी अपनी लाडली बिटिया को देखने के लिए तरस रही है, एक भाई की सूनी कलाई जो आज भी अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए तरस रही है, एक बाप जो अपनी बेटी को ढूंढने आया था और खुद ही कहीं गुम हो गया, इनका क्या होगा? इनकी बेटी ने इन्हें एक उज्जवल भविष्य देने का सपना दिखाया था, उस सपने का क्या होगा? परिवार जी तो रहा है लेकिन पूरी तरह से
टूट चुका है। अपनी लाडली के बिना इनके लिए जी पाना भी बहुत मुश्किल है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ बेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।